नमस्कार। मैं दरअसल नाटक का आदमी हूँ, नौटंकी भी करता हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है। लोक कला आप सभी जानते हैं कि ये समाज का प्रतिबिंब है। ये हम सब के बीच बसी हुई एक लोक कला है। वो आप चाहे लोकगीत कह लीजिए, चाहे लोक नृत्य कह लीजिए, चाहे लोक नाट्य कह लीजिए, और भी बहुत सी ललित कलाएं हैं जो हमारे लोक से संबंधित हैं। तो मैं चूँकि नौटंकी का आदमी हूँ, इसलिए अपने आप को नौटंकी तक ही सीमित रखूँगा। नौटंकी, जैसा आप सभी जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है। हमारे विभिन्न राज्यों के अलग अलग लोक नाट्य हैं। जैसे गुजरात में भवई है, बंगाल में जात्रा है, असम में कीर्तनिया है, बिहार में विदेशिया है, महाराष्ट्र में तमाशा, ललित और गोंधल है, आंध्र प्रदेश का यक्षगान है, पंजाब का गिद्धा है, मध्य भारत में माच और ख्याल। ये सब हमारे लोक नाट्य के विभिन्न प्रकार हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में रचे बसे हैं। उत्तर प्रदेश का जो लोक नाट्य है ये बहुत पुराना है। हम इसको रामलीला और रासलीला से भी जोड़ के देख सकते हैं, जो वर्षों से, सदियों से चली आ रही है, जो हमारा एक लोक नाट्य ही है। नौटंकी के विषय में इसको स्वांग भी कहा जाता है, इसको सांगीत भी कहा जाता है, इसको कुछ लोग भगत भी कहते हैं। इसके बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। प्रख्यात साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी इसे भाण शैली से उत्पन्न हुआ मानते हैं, और कुछ इसी तरह का विचार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी था। और चूंकि जो शुरू की नौटंकियाँ लिखी गईं उसमें उर्दू का बहुत ज़्यादा समावेश था, तो इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि ये मुग़ल काल में इसका उद्भव हुआ। इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं हैं। और जो हमारे पुरानी नौटंकियाँ हुआ करती थीं, हमारे पास बहुत ज़्यादा आलेख नहीं थे। 25-30 आलेख थे जिनको विभिन्न दल बार बार रिपीट करते थे। उन्हीं नौटंकियों को बार बार खेला जाता था, और उसमें बहुत से धार्मिक होती थीं, बहुत सी ऐतिहासिक होती थीं, बहुत सी वीर रस की होती थीं। बाद में कुछ श्रृंगार रस की भी आईं, और उसमें प्रेम प्रसंग, लैला मजनू, इस तरह की नौटंकियाँ बाद में विकसित हुईं। लेकिन नौटंकी के विषय में कुछ रोचक कहानियाँ हैं। इसका नाम नौटंकी पड़ा क्यों? मैं बहुत छोटे में 2 कहानियाँ आपके सम्मुख रखता हूँ। एक कहानी है, नौटंकी राजकुमारी थी, उसका नाम था नौटंकी। बहुत खूबसूरत, एकदम मतलब खूबसूरती के पराकाष्ठा जिसको कहते हैं। उसके ऊपर एक युवक मुग्ध हो गया, लेकिन वो चूँकि महलों में रहती थी, राजकुमारी थी, युवक उससे मिले कैसे? उसके मतलब कोई उसके पास साधन नहीं था मिलने का। तो उसने, एक मालिन थी जो रोज़ राजकुमारी के लिए फूल लेके जाया करती थी उनके श्रृंगार के लिए। तो उसने मालिन से बात की, इलाहाबादी भाषा में कहें तो मालिन को पटाया उसने कि हमको किसी तरह से महल में घुसा दो। तो तय हुआ कि ठीक है। मालिन ने एक दिन उसको रास्ता वगैरह दिखा दिया। उसके बाद फिर हुआ कि मालिन की तबीयत ख़राब है, अब मैं आपके लिए फूल लेके आऊँगी। और उसने महिला का वेश बनाया, और वो महिला का वेश बना के रोज़ फूल लेके जाने लगी, बातचीत करने लगी, दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन बातचीत में राजकुमारी ने कहा, कितना अच्छा होता अगर हम में से एक स्त्री और एक पुरुष होता तो हम लोग शादी कर लेते। तो उसने तुरंत अपना स्त्री का रूप उतार दिया
पुरुष रूप में सामने आ गया। देख के राजकुमारी एकदम से भौचक हो गई और शुरू में तो उसने चाहा कि शोर मचाएं, लेकिन वो रुक गई। और बाद में धीरे धीरे ये बात जब राजा के पास पहुंची तो राजा बहुत नाराज़ हुए। उसने उस फूल सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसके फांसी का आदेश दिया गया। लेकिन राजकुमारी ने तब पुरुष का रूप धारण किया और जाके उसको कारागार से छुड़ा के बाहर ले आई और दोनों ने शादी की। इस तरह की नौटंकियाँ जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध नौटंकी लेखक हुए हैं, कानपुर के श्री कृष्ण पहलवान, और हमारी एक शैली है हाथरस की, उसके बहुत ही मशहूर लेखक हुए हैं नत्थाराम शर्मा गौड़। इन दोनों ने इसी कथा को लेके नौटंकियाँ लिखी हैं जिसमें यही इसी कथा का बयान किया गया है। एक छोटी सी कहानी और है कि ये नौटंकी जिस तरह से होती है उसमें नृत्य भी होता है, गान भी होता है, नाटक भी होता है। तो इस तरह का एक कार्यक्रम था जिसकी एक हीरोइन थी, वो बिल्कुल फूलों से नाजुक, जो वो कहते हैं ना फेदर वेट, एकदम हल्की फुल्की, बहुत सुंदर गोरी। तो उसका खेल देखने लोग जाया करते थे। पहले जो वज़न होता था, आजकल तो किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम ये सब चल गया है। पहले छोटे वेट के लिए तोला, माशा, रत्ती हुआ करता था। उसमें सबसे छोटा जो वेट होता था वो होता था टंक। आज भी अगर आपका कोई सोने का गहना टूट गया है, आप उसको जुड़वाने जाइए तो सोनार यही कहेगा हाँ इस पर एक टंक रख देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो वो टंक जो है सबसे छोटा वज़न होता था। तो वो जो राजकुमारी थी उसको लोग कहते थे अरे ये तो 10 ग्राम की भी नहीं है, मतलब 10 टंक की भी नहीं है, ये तो 9 टंक की है, इतनी हल्की फुल्की है। तो जब लोग खेल देखने जा रहे थे, कहाँ जा रहे हो भैया? खेला देखने जा रहे हैं। कौन सा खेला देखने जा रहे हो? अरे वही नौटंकी वाला खेला देखने जा रहे हैं। तो वो नौटंकी खेला होते होते फिर इसका नाम नौटंकी पड़ गया। तो ये दो कहानियाँ हैं कि इसका नाम नौटंकी क्यों पड़ा। और इसमें कुछ हमारे जो पोइटिक छंद होते हैं, नौटंकी में कुछ बहुत ही पॉपुलर बहर तबील, बहर मतलब मीटर, तबील मतलब बड़ा, बड़े मीटर के जो कवित्व होते हैं, बहर तबील, इसमें आल्हा होता है, इसमें दोहा, चौबोला, दौड़ और ये सब, लावनी, गज़ल, ये सब नौटंकी के गायन में ये सब चीज़ें, शैलियाँ शामिल हैं। नौटंकी चूँकि लोकनाट्य है, लोकनाट्य में गीत, संगीत, नाटक सारा होना आवश्यक है, तभी वो लोक से जुड़ता है। नौटंकी में ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी कलाकार ने नौटंकी को साध लिया तो वो संपूर्ण कलाकार हो गया, क्योंकि इसमें नाटक भी है, एक्टिंग, इसमें नृत्य भी है, इसमें गायन भी है। और चूँकि पहले माइक नहीं हुआ करता था, खुले में नौटंकी होती थी, तो बहुत ही ऊंचे सुर में गाना पड़ता था, बहुत हाई स्केल से, कि पब्लिक के पास पूरी आवाज़ पहुंच जाए। नौटंकी की शुरुआत नगाड़े से होती थी। नगाड़े का आप लोग जानते हैं बहुत तेज़ आवाज़ होती है। नगाड़ा बजाया जाता था, पहले आधा घंटा 1 घंटा नगाड़ा बजता था लहरे पर, कि गांव वालों को पता चल जाए कि हाँ नौटंकी शुरू हो रही है। उससे भीड़ जुट जाती थी। उसके बाद रंगा आता था, कथा का सूत्र, फिर ये परंपरागत चीज़ें हैं। तो ये प्रार्थना से नौटंकी की शुरुआत होती थी। और पहले सारे पुरुष पात्र हुआ करते थे, पुरुष ही महिला का वेश बनाकर इसमें आया करते थे। बाद में कुछ नौटंकी दल जो थे उसमें महिला पात्रों का समावेश हुआ। और जैसा आप लोग जानते हैं कि एक दौर आया वेश्यावृत्ति बंद करने का। उस दौर में वेश्यावृत्ति बंद होने लगी और नौटंकी में नृत्य और गान चूँकि था, इसलिए जो वहाँ की महिलाएं थीं उनको यहाँ सुगमता से प्रवेश मिल गया, क्योंकि वो गा भी सकती थीं,
नाच भी सकती थी। इसलिए वो नौटंकी में स्त्रियों का प्रवेश आरंभ हुआ और एक नए रूप में नौटंकी की प्रस्तुति होने लगी। लेकिन जो वेश्याओं का आगमन हुआ उसकी वजह से नौटंकी में कुछ गंदगी आना शुरू हो गई और नौटंकी बदनाम होना शुरू हो गई कि लोगों ने इसको देखना बंद कर दिया। अच्छे घर के लोग नौटंकी देखने नहीं आया करते थे। तो इसमें मेरे गुरु नौटंकी के रेडियो के विनोद रस्तोगी जी, उन्होंने इस पे बहुत काम किया। नौटंकी के रिवाइवल पर उन्होंने बहुत काम किया और चूँकि वो रेडियो के ड्रामा प्रोड्यूसर थे तो रेडियो में जो नाटक के कलाकार थे सब अच्छे घर से आते थे। और आपको बताऊं कि एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद में जज हुए थे जो उस समय एडवोकेट हुआ करते थे, वो भी उस नौटंकी टीम में थे। एक कर्नल साहब थे आर्मी के, वो इस नौटंकी टीम में थे और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी रस्तोगी जी की उस नौटंकी टीम का एक हिस्सा था। और इन्होंने सामाजिक विषयों को लेके 1 घंटे की, आधे घंटे की, यहाँ तक कि रेडियो में चूँकि समय सीमा होती है 15 मिनट तक की नौटंकियाँ रस्तोगी जी ने लिखी, रेडियो से प्रसारित की, उसका मंचन किया गया, दूरदर्शन से प्रसारण हुआ और अच्छे घर के लोग नौटंकियों से जुड़ना शुरू हुए। तो फिर हमारे अच्छे दर्शक भी नौटंकी से जुड़ने लगे। तो अब इसमें 2-3 नाम और आते हैं, जैसे लखनऊ के उर्मिल कुमार थपलियाल जी, उन्होंने भी नौटंकी के रिवाइवल पर काफ़ी काम किया रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से। आधुनिक नौटंकियों का लेखन आरंभ हुआ। हमारे लखनऊ के मुद्रा राक्षस जी, उन्होंने एक नौटंकी लिखी आला अफसर, वो बिल्कुल आधुनिक नौटंकी थी। और हमारे एक गुरु स्वरूप आत्मजीत सिंह जी हैं जो लखनऊ के हैं, उनके पास नौटंकी की लोक धुनों का भंडार है। हम लोग मजाक में कहते थे वो सरदार हैं, हम लोग कहते थे सर आपकी पगड़ी में कितनी धुनें हैं ये हम लोग गिन नहीं पाते हैं। बहरहाल तो इस तरह से नौटंकी का रिवाइवल हुआ। और कल के सत्र में हमारे एक सहयोगी आएंगे जो नौटंकी गायकी को गा के आपके सामने रखेंगे। मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ क्योंकि वक्ता काफ़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।